हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल कनेक्शन में। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको आगे करने से पहले, आगे और टॉपिक को जानने से पहले, समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, क्या क्या समझा था, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि न्याय को किस तरीके से बांटा गया है, एक सामाजिक तौर पर, एक निजी तौर पर, यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल, कि जिसमें आपके जैसे घर के जितने भी न्याय होते हैं या फिर घर के जैसे आपके भाई बहन हैं, उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर इक्वालिटी करना, न्याय करना, वो समझा था। साथ ही हमने समझा था कि सामाजिक न्याय समाज में लोगों के साथ किस तरीके से न्याय कर सकते हैं, कि उनके साथ जेंडर को लेकर भेदभाव ना हो, कास्ट को लेकर भेदभाव ना हो, रंग को लेकर भेदभाव ना हो, ये हमने समझा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो न्याय है वो कैसे अलग अलग देशों में किस तरीके से किया जाता है। और अगर हम देश में शांति बनाना चाहते हैं, अगर हम सोचें कि अगर देश में कोई ऐसा ना हो कि दंगे फसाद चल रहे हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो हमें देश में न्याय कायम करना होगा। अगर हम इस चीज़ को लेके चलेंगे, न्याय लेके चलेंगे, लोगों के बीच में न्याय करेंगे, तो ही हम अपने देश में, समाज में शांति कायम कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने और टॉपिक क्या देखा था कि न्याय के क्षेत्र, मतलब कि न्याय के जो डिपार्टमेंट है उसको कैसे अलग अलग बांटा गया है, वो हमने देखा था। आज हम ऐसे ही और अच्छे टॉपिक्स देखेंगे, इसमें क्या क्या बताया गया है। लेकिन आगे टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि हम न्याय के बारे में इतनी बातें तो कर रहे हैं कि न्याय को पाने के लिए ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसे इतना लंबा प्रोसेस होता है न्याय को पाने के लिए। न्याय को पाना कोई आसान चीज़ थोड़ी ना है, कोई आपकी टॉफ़ी थोड़ी ना है कि आपने पैसे दिए 2 रुपये और लिया है टॉफ़ी, वो टॉफ़ी थोड़ी ना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको उसमें टाइम लगता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि बहुत साल बीत जाते हैं, तब जाके आपको न्याय मिलता है। तो हम इससे एक बात समझ सकते हैं कि न्याय में देरी होने का मतलब है अंधेरा छाना, अंधेरा हो जाना। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो ये बात सही भी है कि न्याय में देरी होने का मतलब अंधेरा होना ही है। जो पीड़ित व्यक्ति है, अब उसको न्याय चाहिए तो वो न्याय के लिए दर बदर भटकता है, इधर उधर लोगों के पास जाता है, ये उम्मीद रख के कि शायद किसी इंसान के ज़रिए मुझे न्याय मिल जाए। उसको ये उम्मीद रहती है, ये विश्वास रहता है कि उसको न्याय मिलेगा। लेकिन वो पीड़ित व्यक्ति है, उसको इतना लंबा समय लग जाता है न्याय पाने में कि उसकी उम्मीद जो है, उसका विश्वास जो है वो उठ जाता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि जो इंसान है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो उस विश्वास के साथ खुद भी उठ जाता है, क्योंकि न्याय पाने में इतना टाइम लग जाता है कि उसकी उम्र बीतती चली जाती है, और जिसकी वजह से वो शायद उसको न्याय नहीं मिल पाता। तो हम कहीं ना कहीं हद तक कह सकते हैं कि न्याय में देरी होने का मतलब अंधेरा होना ही है। तो इस बात को हम बोल सकते हैं। लेकिन हमने ये तो ठीक है, न्याय पाना में बहुत देरी लगती है, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो न्याय समाज में सही तरीके से, सही ढंग से आए, लोगों को समझ में आए कि न्याय करना ज़रूरी है, या फिर सरकार को ऐसे क्या काम करने चाहिए कि जिससे लोगों के बीच में न्याय कायम हो सके। तो उसके ऐसे 3 सिद्धांत हैं जिसमें हम समाज में न्याय कायम कर सकते हैं, जस्टिस ला सकते हैं। तो वो क्या 3 नियम हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट कहता है समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। अब ये पॉइंट कहता है कि ये पॉइंट क्या कहता है कि आपको आपके काम के अकॉर्डिंग चेक करना चाहिए, ना कि आपको किसी जाति के, नस्ल के या लिंग के आधार पर आपको चेक नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपके मम्मी पापा किसी ऑफिस में काम करते हैं, अब आपकी मम्मी तो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा स्मार्ट हैं काम को लेकर, अपने ऑफिस के काम को लेकर, लेकिन आपके जो पापा हैं वो इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते ऑफिस में। लेकिन सैलरी क्या है, पापा की ज़्यादा है और मम्मी की कम है। और सैलरी किस बेस पे दी जा रही है, जेंडर के अकॉर्डिंग, कि आपके पापा को ज़्यादा मिल रही है और मम्मी को कम मिल रही है, जबकि आपकी मम्मी जो है ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो ये क्या है, ये इनजस्टिस होगा कि आप जेंडर के अकॉर्डिंग सैलरी दे रहे हैं। ये तो गलत हो जाएगा ना, कि अगर आपकी मम्मी को कम सैलरी मिल रही है और पापा को ज़्यादा, जबकि मम्मी हार्ड वर्किंग है, पापा इतने नहीं हैं,
तो क्या ये इनजस्टिस है? तो यहाँ पर लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें लिंग के आधार पर या इसके आधार पर नहीं करना चाहिए कि आप जेंडर के अकॉर्डिंग सैलरी दे रहे हैं। नहीं, जो जैसा काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग सैलरी देनी चाहिए। मम्मी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा एक्टिव रहती है काम को लेकर, तो उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर पापा इतना नहीं कर पा रहे, उनकी इतनी सैलरी नहीं देनी चाहिए उनको, कि अगर वो इतने हार्ड वर्किंग नहीं है अपने काम के लिए, तो हमें कहीं कहीं ऐसे जस्टिस करना पड़ता है कि लोगों के काम के अकॉर्डिंग, ना कि उनके जेंडर के, या फिर कहें हम, या फिर उनका जो बर्थ प्लेस है उसको देखकर। इस तरीके से हमें न्याय नहीं करना चाहिए। न्याय कैसे करना चाहिए? काम के अकॉर्डिंग, जैसा काम वैसे पैसे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। नेक्स्ट है समानुपातिक न्याय। कुछ परिस्थितियाँ ऐसे भी हो सकती हैं जहाँ समान बर्ताव अन्याय है, मतलब कि कभी कभी समान बर्ताव करना भी अन्याय हो जाता है। अब ये कैसे? अभी ऊपर तो मैंने कहा कि समान बर्ताव करना है तब न्याय माना जाएगा, अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि समान बर्ताव करना अन्याय है। तो देखो बताती हूँ, समान बर्ताव करना अन्याय कैसे है। इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, समानुपातिक न्याय की। इसमें कैसे अन्याय है कि अगर मान लीजिए आपकी क्लास में मैम ने टेस्ट लिया, किसी भी चैप्टर का टेस्ट लिया 20 मार्क्स का। अब कुछ बच्चे उसमें ऐसे होंगे जो 20 में से 20 भी लाएंगे, कुछ ऐसे होंगे 20 में से 18, 17, 15, 14, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 20 में से 5 या 10 नंबर ला रहे हैं। तो सबके अपने अलग अलग नंबर हैं। अब इसमें टीचर को क्या ऐसा करना चाहिए कि सबको एक जैसे नंबर दे? क्यों देंगे? कि पढ़ाने वाली भी मैं, बच्चे भी यही, क्वेश्चन पेपर भी सेम, मार्क्स भी सबके 20 में से मिलने हैं, तो सबको क्यों ना 20 में से 20 दिए जाए? ये तो अन्याय हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों मिलेंगे सबको 20 में से 20? जिसने जैसे मेहनत करी होगी, जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा, जिसने लिखा होगा, उसको ज़्यादा मार्क्स, और जिसने ख़राब लिखा होगा या फिर आंसर गलत ही लिखा होगा तो उसको कम मार्क्स ही तो मिलेंगे। तो कभी कभी क्या है कि यहाँ पर टीचर ये नहीं देखेगा कि मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं तो मैं सबको इक्वल नंबर दूंगी। नहीं, जिसने अच्छा लिखा होगा तो उसको ज़्यादा, और जिसने कम अच्छा लिखा होगा तो उसको कम। तो यहाँ पर हम इसको न्याय मानेंगे, ना कि ये नहीं सोचेंगे कि सबको बराबर देंगे तब न्याय होगा। नहीं, ये गलत होगा कि सबको बराबर नंबर देंगे तो बल्कि अन्याय हो जाएगा कि जिसने ज़्यादा मेहनत करी है उसको भी 20 में से 20, और जिसने मेहनत ही नहीं करी उसको भी 20 में से 20। तो ये तो गलत है। तो ऐसे में टीचर क्या करेगी? सबको देखेगी कि अच्छा इस बच्चे ने आंसर अच्छा लिखा है, उसको 20 में से 20, इसने कम लिखा है, गलत लिखा है, तो इसको 20 में से 15, 20 में से 10 कर दिए। तो यहाँ क्या है? ये होगा समानुपातिक न्याय। कभी कभी आपको ये नहीं है कि बिल्कुल ही सबको एक इक्वल समझ के न्याय करना है। नहीं, कहीं कहीं आपको इस तरीके से देखना होगा कि वहाँ पे सिचुएशन किस तरह की बन रही है, तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही न्याय करना होगा। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। जब कर्तव्यों का पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। अब विशेष ज़रूरतों का ख्याल मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करने के लिए सक्षम नहीं होते, या फिर हम कई वृद्ध व्यक्तियों की बात करें कि जो वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि उनके लिए कुछ ऐसे करना होगा कि उनका भी ख्याल रखा जा सके। मतलब उनकी भी जो विशेष ज़रूरतें हैं, जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं, उनको दिया जाए। ऐसा ना हो कि अब उनके साथ अन्याय हो। जो वृद्ध व्यक्ति हैं या जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो काम करने में सक्षम नहीं हैं, जो हमारी तरह नॉर्मल नहीं है, तो उनको थोड़ी सी छूट दे दी जाए। तो ये छूट देना भी क्या है? थोड़ा सा अगर किसी को छूट दे दें कि अगर वो अपने हेल्थ के ज़रिए या अपने माइंड के उससे कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो उसको थोड़ी सी छूट देना भी न्याय है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप उसे छूट दे दो, नहीं, कुछ हद तक छूट दे दो कि जिससे वो अपना जीवन चला सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो हमें कुछ हद तक भी ऐसी चीज़ों पर न्याय करना चाहिए। इसे न्याय करना कहा जाएगा। ये नहीं होगा कि अन्याय कि आप उनको तो छूट दे रहे हैं जो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, या अपने शरीर से जो है वो सक्षम नहीं है, अपनी बॉडी से वो इतने कैपेबल नहीं है कि काम नहीं कर पा रहे, तो और आप औरों को भी कह रहे हो कि ये तो अन्याय होगा। नहीं, ये अन्याय नहीं होगा, ये न्याय होगा। तो ये ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायपूर्ण बंटवारा, यानी कि लोगों के बीच में
जो सेवाएं हैं, जो सरकार द्वारा सेवाएं मिलती हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, उनको लोगों के बीच में उनके सामने रखा जाए और उनको न्यायपूर्ण ही सबको उन वस्तुओं का फ़ायदा उठा सके, उसको अपने लिए यूज़ कर सके। तो वो देखेंगे किस तरीके से लोगों के बीच में न्याय किया जाएगा उन वस्तुओं को लेकर या फिर अलग अलग सेवाओं को लेकर। अब ये टॉपिक समझते हैं हम न्यायपूर्ण बंटवारा, कि जो सरकार की जितनी भी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनको लोगों के बीच में इक्वली बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई भी, अब सरकार की सेवाओं का मतलब क्या है, जो उनके कानून हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो भी वो सरकार लेके आती है, कोई सी भी सरकार, जो जिसकी सरकार सत्ता में है, वो लेके आती है कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो वो क्या है, सब लोगों पर एक जैसी रहेगी, सब लोगों पर कायम होगी, सब लोगों पर लागू की जाएगी। वो जितने भी रूल्स लेके आएगी, जितने भी कानून लेके आएगी, ऐसा नहीं है वो किसी खास वर्ग के लिए लेके आती है या फिर किसी खास धर्म के लिए लेके आती है जिससे वो उसको बढ़ावा दे सके। नहीं, वो लाएगी तो सबके लिए होगा और सबको इक्वली उसको मानना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये है कि न्यायपूर्ण, इसी को मतलब न्यायपूर्ण बंटवारा, कि लोगों के बीच में जो सरकार जो भी कानून लेके आई है उसको न्यायपूर्ण बांटा गया है, न्यायपूर्ण सबको करा गया है। अगर ऐसे ही हम देखें, मोदी सरकार जो है डीमोनेटाइजेशन लेके आई थी, मतलब नोटबंदी, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए थे और 500 और 2000 के नए नोट लेके आई थी, पैसों का एक्सचेंज किया गया था। तो ये क्या है, ये सरकार की पॉलिसी थी। अब ये पॉलिसी क्या है, सब पर लागू हुई। ये तो नहीं है ना कि किसी खास वर्ग को लेकर या किसी खास लिंग को लेकर या फिर कास्ट के आधार पर लाई गई, नहीं, सबको ये पॉलिसी माननी पड़ी और सब पर लागू हुई। तो ये क्या है, ये समाज को, सरकार की जो भी पॉलिसी थी सब पर लागू हुई न्यायपूर्ण तरीके से। तो ये क्या है, न्यायपूर्ण बंटवारा। अब इसके बाद हम समझेंगे जॉन रॉल्स की जो सिद्धांत हैं, वो हम समझेंगे कि जॉन रॉल्स का सिद्धांत क्या कहता है न्याय को लेकर, उन्होंने अपने क्या विचार रखे हैं न्याय को लेकर, वो क्या समझते हैं जस्टिस को, वो जस्टिस को किस तरीके से लोगों के बीच में रखना चाहते हैं, वो हम समझेंगे। अब हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स की थ्योरी, कि इन्होंने अपने विचार रखे हैं कुछ हमारे सामने, अपनी थ्योरी रखी है, अपनी थ्योरी के ज़रिए बताते हैं कि क्या न्याय है। मतलब न्याय हम किसे कहेंगे, किसे कह सकते हैं कि ये न्याय है। ये जो जॉन रॉल्स हैं, ये अमेरिकन पॉलिटिकल फ़िलोसोफ़र हैं जो अपनी थ्योरी के बारे में हमें न्याय के बारे में बता रहे हैं। इनकी थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बताओ कि आप किस तरीके के समाज में रहना पसंद करोगे, कि आप कैसा चाहोगे कि समाज किस तरीके का हो, कैसा समाज हो। जाहिर सी बात है, आप यही कहोगे ना कि मैं बहुत अच्छे समाज में रहना चाहूँगा जहाँ पर मेरी पोजीशन क्या हो, ऊंची हो, बाकियों की मुझसे नीची हो। आप यही चाहोगे ना कि आपकी जो सोसाइटी, आप जिसमें भी रहो, जहाँ भी रहो, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए औरों से, बहुत आप मतलब बिल्कुल प्रिविलेज्ड होने चाहिए। तो लेकिन ठीक है, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो, हाई फाई हो, औरों से ऊंची हो, लेकिन अगर आप जैसे समाज में रहना चाहते हो वही समाज और लोगों को भी फ़ायदा मिले उसी समाज से, तो ठीक है, जस्टिस है, ये न्याय है। अगर आप जिस समाज में रहना चाहते हो उस समाज में और लोगों को वो फ़ायदा ना करे, वो जिस समाज में आप रह रहे हो, तो वो क्या होगा, अनजस्टिस हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा। क्योंकि आप जिस समाज में रहना चाहते हो उसमें और लोगों को भी तो फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप अपना अपना सोचोगे तो फिर आपको ही फ़ायदा होगा, औरों को तो नहीं होगा, अनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय होगा। तो इसमें जॉन रॉल्स कहते हैं कि आपको इस तरीके से न्याय करना है कि जो सबके हक में हो। ऐसा ना हो आप किसी के फेवर में लेकर बोल रहे हो, बिल्कुल जो न्याय हो वो जस्टिस हो, फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी का पक्ष लेके बोल रहे हो, नहीं, आप ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोलोगे। निष्पक्ष होकर आपका न्याय किया जाएगा तो ही उसे हम न्याय मानेंगे। इसी के ऊपर जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो न्याय होगा वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं होना चाहिए। तो जॉन रॉल्स यही कहते हैं कि लोगों को ही तय करना है कि वो किस तरीके का न्याय चाहते हैं, किस तरीके का कानून चाहते हैं बनाना लोगों के लिए, किस तरीके के वो चाहते हैं कि न्याय लोगों के साथ किस तरीके से हो, वो हम लोगों को ही डिसाइड करना है। वो और कोई नहीं, हम लोग ही डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से न्याय होगा।
हाँ, मैंने ही बोला था कि न्याय किस तरीके से होगा। हाँ हाँ, अच्छा अभी समझाती हूँ, रुको। देखो, बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है। वो कह रहा है कि अगर अभी मैंने बोला कि जैसे न्याय भी हम करेंगे, कानून भी हम बनाएंगे, और उससे पहले मैं क्या कह रही थी कि समाज में भी हमें किस तरीके की पोजीशन चाहिए वो भी हमें डिसाइड करेंगे। तो फिर हम अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचेंगे, लोगों के बारे में फ़ायदे के में क्यों सोचेंगे हम? तो अपने लिए अच्छे रूल्स बनाएंगे। तो इसी बात को समझो, मैं इसी को ही समझा रही हूँ कि अगर अब आपको ये पता ही ना हो कि आपकी सोसाइटी में कहाँ पर कैसी पोजीशन है, आप अच्छे समाज में जा रहे हो, ख़राब में जा रहे हो, आप बहुत ही अच्छे परिवार में जाओगे या फिर बहुत गरीब परिवार में जाओगे, आपको ये पता ही नहीं है। तो जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी पोजीशन कहाँ पर होगी, तब आप सबके लिए एक जैसे रूल्स बनाओगे? एक जैसे ही तो बनाओगे कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है। तो आप सबके लिए इक्वल रूल्स बनाओगे कि सबको बेसिक फैसिलिटीज़ तो कम से कम दोगे ही। क्योंकि जब आपको भी नहीं पता, कि आप तो सोचो कि मैं बहुत अच्छे परिवार में जाऊंगा, बहुत अमीर सेक्शन में जाऊंगा, तो आप अपने लिए ज़्यादा अच्छे रूल्स बनाओगे, औरों के लिए कम अच्छे बनाओगे, जब आपको अगर ये बात पता होगी तो। लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि आप कौन से सेक्शन में हो। मान लो अगर आपने जो रूल्स बनाए और आपको ये नहीं पता कि आपकी पोजीशन कहाँ है, और आप खुद ही एक वीकर सेक्शन में आ गए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप ही के रूल्स आप पर भारी पड़ जाएंगे। तो ये क्या है, दिक्कत हो जाएगी ना। तो जॉन रॉल्स यही कह रहे हैं कि अज्ञानता का आवरण, आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी स्थिति कहाँ पर है, कैसी है, किस जगह पर है। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप सबके लिए एक जैसे रूल्स बनाओगे, सबके लिए सेम रूल्स होंगे। आपने बचपन में एक गेम भी खेला होगा, राजा मंत्री चोर सिपाही का। अब उसमें क्या होता है, पर्ची भी आप बनाते हो, रूल्स भी आप बनाते हो, सब कुछ लास्ट में टोटल भी आप करते हो। लेकिन जब आप पर्ची उछालते हो, तो जब सबको पर्ची उठानी होती है तो आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी पर्ची आपके हिस्से में आएगी। तो आप क्या करोगे, सबके वो इतने नंबर्स तो दोगे ना कि किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि क्या पता अब मान लो जैसे आपने राजा की पर्ची बनाई है, चोर की भी बनाई है। राजा को तो आप बिल्कुल 100 नंबर दे रहे हो, और आपने सोचा कि राजा की पर्ची तो मैं ही रखूँगा, बाकी पर्ची दूंगा औरों को। तो ऐसे में तो आपको फ़ायदा हो जाएगा और औरों के साथ अन्याय होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता ही नहीं है कि आपके हिस्से में कौन सी पर्ची है। तो आप सबको उनकी बेसिक चीज़ें तो दोगे ही, कि उनको बिल्कुल ही ऐसे नहीं रखोगे कि बिल्कुल ही कम मार्क्स दे दिए उनको राजा मंत्री चोर सिपाही की पर्ची में। तो आप इस तरीके से रूल्स बनाओगे कि लोगों को ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही खुद को तो बहुत ऊंचा रखा और हम सबको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। तो आपको यही नहीं पता कि आपकी स्थिति कहाँ है, कैसी है। तो आप सबके लिए क्या करोगे, बेसिक रूल्स बनाओगे कि जिससे कम से कम लोगों को कुछ हद तक सबको बेनिफिट्स मिले, सेम बेनिफिट्स मिले। इतना तो सबके लिए आप बनाओगे। तो जॉन रॉल्स यही कहते हैं कि अज्ञानता के आवरण द्वारा रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्यक्ति के ये अनुमान ना हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति है, कि आपको यही नहीं पता कि आप कौन से सोसाइटी में, कौन से समाज में आपकी क्या पोजीशन है, आपको यही नहीं पता, तो समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए तो वह अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा। कि आप अच्छी नीति बनाओगे अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है। तो ये क्या है, ये इसी तरीके से आप न्याय कर सकते हो कि आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी कंडीशन किस तरीके की है, यही पता ही नहीं होगा। तो आप अच्छे रूल्स बनाओगे। जैसे कि मान लो ये 4 सेक्शंस हैं, ये है बहुत ज़्यादा रिच का, ये पुअर, और ये मिडल, और ये है बहुत ज़्यादा रिच, मतलब इससे भी ज़्यादा रिच। अब आपको पता ही नहीं है कि इन चारों सेक्शन में से आप किस सेक्शन में जाओगे, नहीं पता आपको। और आप ही को बोला गया है कि आपको रूल्स बनाने हैं सबके लिए सेम। आपको नहीं पता कि आप इन चारों में से किस में जा रहे हो, आपको रूल्स बनाने। अब तो आप क्या करोगे, इन चारों को इनकी बेसिक चीज़ें दोगे। ऐसा नहीं है कि इनके लिए तो आप सोचोगे कि मैं तो इसी में आऊँगा, मेरे को तो इसी में रिच में मिलेगा। नहीं, ज़रूरी है क्या पता आप पुअर में आ जाओ,
तब क्या करोगे, आप ही के रूल्स आप पर भारी पड़ जाएंगे। अगर आप रिच के अकॉर्डिंग रूल्स बनाओगे या वेरी रिच के अकॉर्डिंग रूल्स बनाओगे, नहीं, क्योंकि आपको भी पता है भाई, अगर मैं गलती से पुअर वाले में आ गया तो मेरे पे भारी पड़ जाएगा, तो मुझे रूल्स सबके लिए इक्वल बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, सबके लिए रूल्स इक्वल बनाओगे कि कम से कम उनकी बेसिक चीज़ें जो है उनको वो मिले। क्योंकि आप सबसे पहले क्या करोगे, खुद को ही आप बुरी कंडीशन में रखकर देखोगे कि अगर मैं रिच में आ गया तो मेरी बुरी हालत हो जाएगी, मेरे रूल्स मेरे पे भारी पड़ जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा खुद का। तो आप रूल्स क्या करोगे, इक्वल बनाओगे, जिससे सबको उनकी बेसिक चीज़ें मिले। बेसिक चीज़ें क्या, कपड़े, खाना पीना, घर, शिक्षा, इतनी चीज़ तो व्यक्ति को, हर व्यक्ति को मिले, आप ये सोचोगे। तो जॉन रॉल्स ये कहते हैं, क्या अज्ञानता की आवरण, अज्ञानता का आवरण, कि आपको ये नहीं पता कि आपकी कंडीशन कहाँ पर है और कैसी है। तो जॉन रॉल्स यही कहते हैं कि आप इस तरीके से रूल्स बनाएं, इस तरीके से न्याय करें कि समाज के हर सेक्शन को वो बेसिक सुविधाएं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो उनको मिल सके। ठीक है, आई थिंक आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल कनेक्शन।